सो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस में। और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारे इतिहास के बारे में। हम इतिहास के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा उसे नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह पॉइंट जो है काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास और स्रोत, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास एंड स्रोत। तो प्राचीन भारत के जो इतिहास और स्रोत थे वो तो पहला था धर्म ग्रंथ। पहला धर्म ग्रंथ था हमारा, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा था हमारा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये हमारे 4 ग्रंथ थे। आप दोबारा नोट डाउन कर लीजिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, और चौथा था हमारा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये 4 हमारे ग्रंथ थे। इन्हीं चारों के ग्रंथ के बारे में हम आज डिस्कस करने जाएंगे। जो हमारा सबसे पहला ग्रंथ था धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ, मिलने वाली संपूर्ण जानकारी, इससे हमें जो संपूर्ण जानकारी मिलेगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे भारत में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जो हमारे भारत का सबसे पहला प्राचीन धर्म ग्रंथ हुआ है वो हमारा वेद हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे वेद होते थे, जो हमारे वेद पुराण होते थे, सबसे पहले उन्हीं से हमने शुरुआत करी। उन्हीं में ही काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, उन्हीं से ही हम सीखे काफ़ी अच्छी तरीके से बोलना, हंसना, ये सब हम उन्हीं से ही सीखे। उसमें उसमें भी 2 वेद आते हैं, उसमें भी 4 वेद आते हैं। जो हमारा वेद है, धर्म ग्रंथ वेद जो होता है, उसमें भी हमारे 4 वेद आते हैं। एक होता है सृग वेद और दूसरा होता है यजुर्वेद। ये आप लिख लीजिएगा। जो हमारे धर्म ग्रंथ के वेद जो होते हैं, धर्म ग्रंथ वेद हेडिंग डालिएगा, धर्म ग्रंथ वेद हेडिंग डालकर आप उसमें लिख लीजिएगा, जैसे कि श्रम वेद और यजुर्वेद। दूसरा हमारा समावेद होता है और एवं अर्थवेद होता है। यजुर्वेद, श्रृंगवेद, यजुर्वेद, समावेद और अर्थवेद, ये चारों हमारे वेद होते हैं धर्म ग्रंथ में। जो पहला हमारा सबसे पहला वेद आया था, जिसको मैंने अभी बताया था कि वेद जो आया था हमारा धर्म ग्रंथ का सबसे पहला था, और उसमें भी 4 थे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सृगवेद, यजुर्वेद, समावेद और अर्थवेद, ये चारों हमारे वेद थे। पहले हम सृगवेद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सृगवेद था वो सृचाइयों और कर्मधाइयों यज्ञ के संग्रह में संवेद कहा जाता था। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे ऋषि मुनि थे और जो भी काफ़ी ज़्यादा योगी जी थे, उन मतलब कि वे लोग काफ़ी ज़्यादा इसे मानते थे, काफ़ी ज़्यादा पूछते थे और काफ़ी ज़्यादा इस पर विश्वास करते थे, और इन्हीं की चीज़ों को वो अप्लाई करते थे अपनी आवर लाइफ में। और इसमें 10 मंडल बनाए गए थे। कितने मंडल बनाए गए थे? इसमें टोटल 10 मंडल बनाए गए थे। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, जिसमें 1028 सूक्त थे। 1028 क्या थे? सूतक थे। और दूसरा हमारा एक 1462 रचनाएं थी। ये आप लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं थी। दूसरा, इस वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले श्रद्धोत्र कहते हैं। जो इस वेद की रचनाओं को जो भी पढ़ते हो उन्हें श्रद्धोत्र कहते हैं। और इसमें क्या था कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, जो विश्वामित्र जो थे उनके द्वारा जो रचित ऋग्वेद थी, उसमें तीसरे मंडल का सूर्य देवता सावित्री का समाप्त संबंधित गायत्री मंत्र है। उसमें जो हमारा मतलब कि विश्वामित्र और द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, उसमें तीसरा जो हमारा मंडल है उसमें सूर्य देवता और हमारे सावित्री को समर्पित संबंधित करते हुए एक उसमें देवता सावित्री का संबंध प्रतीत करते हुए गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी किया गया है। आप लिख लीजिएगा कि जो ऋग्वेद है उसमें 9वें मंडल में बस यही पॉइंट लिखिएगा आप, जो ऋग्वेद है इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी किया गया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को लिख कहा गया है। जो इसमें जो 8वां मंडल आता है, 8वें मंडल में हस्त लिखित रचनाओं को लिख कहा गया है।
और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे 10वें मंडल में विनीत पुरुषत्व का जो आता है उसमें जैसे कि आदि पुरुष ब्राह्मण और कृष्ण मुख्य भुजाओं और जंघाओं और चरणों को उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो पुरुष उत्पन्न हुए हैं वो आपको बताना चाहूँगा, जैसे मुख भुजाओं और जंघा और चरणों के उत्पन्न हुए हैं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप तो आज मैं पूरे इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ। आप मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छे से बताना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तैयारी इसी तरीके से करी थी, जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं तैयारी करता हूँ उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है, हमें बिल्कुल एक एक मेन पॉइंट देखना होता है कि इसमें मेन चीज़ है क्या। जो हमारे लायक है हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे, जो हमारे लायक नहीं है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। वो हमारी सिर्फ नॉलेज के लिए रहेगा, और जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा सिर्फ पास होने के लिए रहेगा। इसमें श्रववेद में इंद्र के लिए 250 तथा अन्य के अगेन के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। एक ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि श्रववेद में इंद्र के लिए 250 से लेकर और अगेन के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के संबंध के रूप में आप लिख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास के संबंध के रूप में वैदिक और साहित्य के ऋग्वेद के बारे में सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब ये तो हमारा ऋग्वेद हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ऋग्वेद में बस इतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं, बस आपको इतने ही पॉइंट ऋग्वेद में करने हैं। दूसरा हमारा जो आता है वो यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में आपको थोड़ा सा लिखना है। यजुर्वेद में क्या पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। यजुर्वेद में ये होता है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन है। जो सशर्त पाठ है उसमें मंथन किया गया है, बलि के लिए और समय के लिए अनुपालन किया गया है इसमें। इसके पाठ्यक्रम का अर्धयुग कहते हैं। इसके जो भी पाठ्यक्रम है इसमें उन सबको हम अर्धयुग कहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा वेद होता है जो यजुर्वेद होता है, आप लिख लीजिएगा, यह एक ऐसा वेद होता है जो गद एवं पद दोनों में मिलता है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है, तो ऐसा हमारा यही वेद है जो हमारा गद और पद दोनों में होता है, ये हमारा यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद में क्या होता है कि हमारा गद और पद दोनों में होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि एग्जाम होगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपका कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो गद और पद दोनों में आता है, तो गद और पद दोनों में हमारा यजुर्वेद आता है। ये आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा समवेद है। समवेद में क्या होता है, इसके पाठकर्ता उदार्थ इसके पाठकर्ता को उदार्थ कहते हैं। जो समवेद है हमारा, इसके पाठकर्ता को उदार्थ कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उदार्थ किसके पाठकर्ता को कहते हैं, पाठ्यकर्ता को कहते हैं। तो जो हमारे समवेद है, समवेद के पाठ्यकर्ता को उदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपको समवेद पर टिक करना होगा। दूसरा, इसे भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जाएगा कि कौन से वेद को भारत के संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपको ये लिखना होगा कि समवेद के भारत के संगीत को जनक कहा जाता है। आपको इस तरीके से इसमें बताना होगा। अर्थवेद जो होता है हमारा, अर्थवेद में ऋषि तथा रचित इसे वेद के रोगों, नियंत्रण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अर्धवेद जो होता है, अगर आपको रिटर्न अगर आप कर रहे हो और रिटर्न में आपका आ गया कि अर्थवेद के बारे में लिखिए, तो अर्थवेद में होता क्या है कि अर्थवेद में जो हमारे ऋषि होते हैं, ऋषि द्वारा जो रचित वेद होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जैसे कि रोग के बारे में लिखा होता है, निवारण के बारे में लिखा होता है, तंत्र मंत्र के बारे में लिखा होता है, जादू टोना, साप, विश्वीकरण, आशीर्वाद, स्तुति और पश्चाचित, और जो कि अनुसान, विवाह, मतलब कि जैसे कि आप जो पंडित लोगों को देखते हो, ये भी मतलब कि कोई हवन ववन करवाते हैं तो वो उसी वेद को पढ़ते हैं, जो हमारा अर्थवेद होता है, अर्थवेद को ही ये पढ़ते हैं। दूसरा हमारा ट्रेन, राजकर तथा मर्तभूमि, महतभूमि, यह हमारा आता है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखेगा, छोटा सा पॉइंट यह बता देता हूँ मैं आपको पास आउट करने के लिए, कि एक होती है पुराण और एक होती है संबंधित वंश।
ठीक है। तो पुराण में क्या होता है, पुराण में 3 पुराण चलती है, पुराण में चलते हैं 3 पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और दूसरा चलता है आपका वायु पुराण। तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, ये 3 पुराण होते हैं आपके। और संबंधित वंश क्या होते हैं इसके, विष्णु पुराण में मौर्य वंश होता है। विष्णु पुराण होते हैं उसमें पूरा का पूरा मौर्य वंश के बारे में बताया गया होता है। और मत्स्य पुराण जो होते हैं वो अंध सतवाहन के बारे में बताया गया होता है, ठीक है। और वायु पुराण जो होती है वो गुप्त वंश होता है, गुप्त वंश यानी कि आपको गुप्त वंश के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। अभी उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस नहीं करने जा रहे क्योंकि उसके जो स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहिए, कोई सुनिए। और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में कर और मैं हर एक क्वेश्चन का हो सकता है तो जवाब भी दूंगा। और अगर आपको कोई नोट्स बनाना नहीं आ रहा है तो मैं नोट्स भी बनवा दूंगा। जो नोट होता है, जो आप एक नोट लिख लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो एक नोट लिख लीजिए। सबसे प्राचीन वेद सृग वेद एवं सबसे बाद में वेद अर्थवेद है। जो सबसे प्राचीन वेद है वो सृग वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहला वेद सृग वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए छह वेदांगों की रचना हुई है। इन वेदों को समझने के लिए सही से 6 वेदों की रचनाएं की गई है। जैसे कि पहली है शिक्षा, फिर दूसरी है ज्योतिषी। पहला तो शिक्षा, दूसरी ज्योतिषी, तीसरा कल्प और चौथा है व्याकरण, निरूतक तथा छंद। इन सभी से हम इस वेदों को समझते हैं। भारतीय इतिहास से कथाओं का सबसे अच्छा कम ग्रंथ विवरण पुराण में मिला गया है। इसके रचने के लो इसके रचने के लोहमर्ष अथवा इसमें उत्तरवेद माने जाते हैं, जिसमें संख्या 118 है, ठीक है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण एवं भागवत में ही रचनाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। तो आज इतना ही। और ये कल की जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं और बताऊंगा इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में थोड़ा सा और बताकर और फिर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा अभी स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। और जो सब्सक्राइब के साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, आप उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का जो अपडेट होता है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाता है। क्योंकि आपको वीडियो को सर्च कर नहीं देखना होता है कि यार उसने कुछ बताया था और मेरे को सर्च कर देखना है, क्योंकि आपको सर्च कर देखना ही होता है। जो भी मेरी नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी, वो मोस्टली सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो से कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने वेदों के बारे में पढ़ा, कल हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो आज आप इतिहास का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, इतिहास का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप इतिहास का फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ लिया है। फर्स्ट पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया है। और आप इस पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।